नमस्कार दोस्तों। हमारे नरेंद्र मोदी जी लाल किले से बोले थे महिला सम्मान। वो क्लाइमेट चेंज के मामले में दुबई पहुंचे हुए हैं और वहां महिला सम्मान में सबसे ज्यादा जो क्लोज नजर आ रहे हैं उसी इटली के प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं, जिसके जब वो हिंदुस्तान आई थी तो उनका हाथ पकड़कर बड़ी देर तक उनको विदा ही नहीं कर रहे थे। अंत में उन्हें ही जाना पड़ा था। तो वो हमने देखा था, बड़ा अच्छा लगता है जब उनका यह इटली प्रेम दिखाई देता है। इटली प्रेम तो उनका असल में आप याद करिए 1935 के दशक से है और पहले से। तो क्यों है इतना प्रेम, इस पे आऊं। इसके पहले सबसे बड़ी चीज, लेकिन उनका इटली से नफरत भी है। श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के वो सदैव तमाम तरह की बातें कहते हैं। और जिस तरीके से उन्हें विदेशी नारी और न जाने क्या क्या कह डाला, उस तरह की स्थितियों में, जबकि उन्होंने हिंदुस्तान आने के बाद में हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के पहले ही हिंदुस्तान के कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट किया और उन्होंने आज तक एक बार भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां, औरतें, बहुएं इतनी मर्यादा का पालन नहीं कर सकती जितना श्रीमती सोनिया गांधी करती। तो शायद नरेंद्र मोदी को श्रीमती सोनिया गांधी जी से यह संदेश मिला कि वहां की महिलाएं मर्यादाएं नहीं तोड़ती। और फिर उन्हें इस बात का प्रेम भी है कि उनके मुसोलिनी के, महान मुसोलिनी के राज्य से ही कि वो प्रधानमंत्री। मुसोलिनी भी तो वही था प्रधानमंत्री, कमोवेश वही है। और उनके गुरुवर वहां मिलने गए थे, तो वो किस्सा किसी से अछूता नहीं। तो मोदी जी को बड़ा प्रेम आता है। लेकिन जब उन्हें यह प्रेम आता है तब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा होता है। हिंदुस्तान में जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरीके से और घटनाएं होती हैं, उसके बाद लगता है कि लाडली बहना पर किसी को भरोसा होगा या उनको भरोसा होगा उस पर जिस पर राहुल गांधी बात करते हैं कि महिलाओं को उनका हक देना चाहिए, उनको झूठे जुमलों में नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जुमलों की पुरानी आदत है। 2014 में हमने देखा है कि वो किस तरीके से उन्होंने जुमलों का एक घोषणा पत्र बनवाया था। और याद करिए उस संकल्प पत्र इन्होंने नाम दिया था। उस संकल्प पत्र की 96% साहब वायदे पूरे ही नहीं हुए। 96%, यानी सिर्फ 4% पूरे हुए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोदी जी कितने महान हैं। चलिए इन महानताओं की बात करें। तमाम बातें जब हम करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में यदि कोई एक कैंडिडेट थी उनके पास तो वो थी विजय राजे सिंधिया। इस बार जब बात आई तो उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया। भले ही वो कोशिश में है, तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं, इधर उधर मंदिरों में जा रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। और उस स्थिति में साहब ये झूठ हम सब देख रहे हैं। तो जब ये झूठ देखते हैं तो आता है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से पेश किया जाता है। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं और सारे एग्जिट पोल आते हैं कि हाँ साहब, जिनमें से जो गोदी मीडिया कर रहा है उनमें कुछ में आया कि हाँ राजस्थान में सरकार जो है बीजेपी की बन रही, कुछ में आया कि कांग्रेस की बन रही। इसी तरीके से
मध्य प्रदेश में कुछ का आया कि बीजेपी की बन रही है, कुछ में आ रहा है कि कांग्रेस की बन रही है। किसकी बन रही है तो जनता तय करेगी, और जनता ने अपना तय कर दिया है। और जनता के तय करने में ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल वही करती है। लेकिन मैं क्यों श्योर होता हूं कि वहां पर यह स्थिति है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के वायदों को जुमला किसी और ने नहीं कहा था। यह जुमला खुद उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान जुमले दिए जाते हैं, और वो जुमले आज दिखाई दे रहे। गैस सिलेंडर 400 450 का देने की बात छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में करते हैं क्योंकि वहां चुनाव। लेकिन देश में वही सिलेंडर 1000 से 1100 रुपए के बीच में मिल रहा है। अब जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, जो बाहर रहते हैं लोग, कामगार हैं, मजदूर हैं, दूसरी जगह खरीद के खाना खाते हैं, उन लोगों की स्थिति क्या होगी? उनको भूख से तड़पने की स्थिति में लाने की दिशा में काम किया गया। पिछले 2 महीने के भीतर 322 रुपया कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। तो यानी इस हाथ दो उस हाथ निकालो, और कैसे निकालो इससे समझा जा सकता है। बड़े आदमी को तो फिक्र नहीं पड़ती है कि हाँ सब कितना हो जाए क्या हो जाए, लेकिन छोटे आदमी के लिए होता है। मैं भी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश की कुछ जगह पर घूम रहा था। वहां पर कुछ लोग मिले, भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त कह सकते हैं, उनके प्रशंसक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि साहब इतने बड़े विश्वगुरु बन गए हैं कि दुनिया आज जो है उन्हें सलाम कर रही है और ये कर रही है। और साहब जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, 1968 में रॉ बना था, और 1968 के बाद में साहब हालत यह है, पहली बार रॉ का दफ्तर अमेरिका में बंद कर दिया गया, और अमेरिका में जो रॉ के कमांड थे उन्हें बदलने से मना कर दिया गया। और तीसरी चीज, सेकेंड इन कमांड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, और बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, चल रही। पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि भारत एक भरोसेमंद देश नहीं है। साहब आप गलबहियां डालते रहिए, बतियाते रहिए, हंसी ठिठोली करते रहिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम देश की लाज तो बचाइए। आप जो कहते हैं उसका उलट होता है, और यही वजह है कि आप विश्वसनीय नहीं बन पाते। और वो विश्वास न होने के तब फिर तो आता है कि भैया तो फिर कौन विश्वास देगा। अब फिर से एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे आपको विश्वास दिलाने, तो वह स्थिति नहीं होती। आप चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके के खेल करते हैं वो पूरा देश जानता है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मीडिया हमारे देश का किस तरीके की स्थिति में है वह भी हम लगातार देख रहे हैं। आपको याद होगा बिहार का एग्जिट पोल, क्या क्या किस किस चैनल ने कहा था, आज भी आप गूगल करिए आपको मिल जाएगा, और नतीजे बिल्कुल उसके उलट आए थे। इसी तरीके से आप याद करिए पश्चिम बंगाल का चुनाव, जो सारे चैनलों ने कहा था बिल्कुल उसका उलट नतीजे आए थे। और कमोवेश यही स्थिति तमाम अन्य राज्यों में भी रही थी। और जब यह स्थिति थी तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आंकड़े मैनेज किए जाते, क्यों मैनेज किए जाते। सवाल यहां पर मैनेज इसलिए किए जाते हैं कि यदि हम गड़बड़ी करें तो कल के दिन यह न कह सकें कि नहीं गड़बड़ होने में। और इसका नतीजा अभी हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में एक जगह पर जिस तरीके से डाक वोट मिले थे और जिस तरीके से उन्हें पहले ही खोल दिया गया और सब कुछ सामने आया, उसमें सस्पेंड भी हुए कई कर्मचारी। और इसके बाद में अब उज्जैन में मतपेटी मिल गई, और वहां पर भी इसी तरीके से वोट का पूरा हेराफेरी की जा रही थी और सब कुछ किया जा रहा था। यानी जो मध्य प्रदेश की 30-32 सीटें ऐसी हैं जो 3000 वोटों के इर्द गिर्द में हारी जीती जाती हैं,
उन सीटों के गणित को तय करने का। मेरा एक भाई जो है वो पर्यवेक्षक रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अफसर है, तो उसने मुझे बताया कि भाई जी यदि सरकार की तरफ से एक ये मैसेज आ जाता है, ये आ जाता है कि इन्हीं की सरकार बनने जा रही है, तो अफसरान जो है डर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो सरकार के हिसाब से, यानी जो आने वाली सरकार है, जो पार्टी, उसके हिसाब से करने लग जाते हैं। तो 2-2,500 वोट का, 3,000 वोट का खेल किया जा सकता है। तो अब उसने मुझे जो तरीके बताए वो बड़े डरावने से होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि उसके बावजूद सावधानी बरती जाए और चीजों को लेकर के वो हुआ जाए, तो ये गड़बड़ी नहीं होने पाएगी, इस गड़बड़ी को रोका जा सकता है। मुझे आज भी याद है, हरियाणा में जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जीत गए, ऐसी सूचना आई। अचानक आ गया नहीं 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 अभी डाक के कुछ वोट बचे, और अचानक वो आता है और कहा जाता है साहब वो हार गए। तो इस तरह के खेल होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये तब होते हैं जब लगता है कि भैया सरकार तो ही नहीं किया। इसीलिए ये नैरेटिव बनवाने के लिए मीडिया पर खर्च किया जाता है, एजेंसीज पर खर्च किया जाता है। तो यह बात समझिए, दूसरों को भ्रष्ट बताने वाले, दूसरों के ऊपर ईडी से कार्रवाई करवाने वाले और उसके आधार पर नैरेटिव बनाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार का हाल क्या है? जो कहते हैं वही नहीं होता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी थे वो नरेंद्र मोदी के साथ आके खड़े हो गए, और नरेंद्र मोदी उसका फायदा उठा। साहब अभी ईडी का एक अफसर, 2 अफसर राजस्थान में पकड़े गए थे रिश्वत लेते, और अब तमिलनाडु में पकड़ लिए गए, और न जाने कहां कहां पकड़े जाएंगे। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो सवाल तो उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो यही आता है कि आखिर आप कौन सा भारत बना रहे हैं। इस स्थिति में जो आप वायदे करते हैं, दावे करते हैं, उन सबको लेकर के लगता है कि आप किस तरह से। लेकिन दूसरी तरफ यह भी आता है कि विपक्ष आखिर क्यों नहीं इसको लेकर सजग होता है, क्यों नहीं इसको ले। प्रशासन उसके हाथ में नहीं है, अधिकार नहीं है, अख्तियार नहीं, लेकिन उसे अपने लोगों के साथ इसको लेकर के आंदोलित होना चाहिए कि साहब गड़बड़ी नहीं करने देंगे, सही में हम हारते हैं, हरा दीजिए। तो मेरा यह मानना है कि इस बात को लेकर के सदैव तैयार रहना चाहिए कि आपको कौन हरवाना चाहता है, कौन नहीं हरवाना चाहता है। अब हरवाने की और जीतने की रणनीति में सबसे बड़ा जो शिकार बनती है वो महिलाएं बनती। आज सबसे ज्यादा अपराध जहां पर महिलाओं के प्रति हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार। लेकिन तमाम जगह प्रोजेक्शन दिया जाता है कि नहीं साहब राजस्थान में हो, राजस्थान में भी क्राइम हो रहा है, दूसरे भी राज्यों में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अपराध अपराध किसी महिला के प्रति हो, लेकिन सबसे ज्यादा अपराध की जब आप बात करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है। सब तरह के जब ये कुकर्म हो रहे हो, पुलिस वाले भी भक्षक बन गए हो, तो उस स्थिति में क्या कहें। तो साहब योगी बाबा का राज, और ये वो योगी बाबा वो है जो बुलडोजर मैन बनने की बात करते हैं, और उनके राज में किस किस तरीके से क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो यह अपने आप स्थिति। एक तरफ चुनाव में कह रहे हैं कि ये सस्ता कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये छूट दे देंगे। हिमाचल में कहा था बिजली इतने रुपए, इतने यूनिट फ्री कर देंगे, याद करिए। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है तो 30% बिजली के दाम बढ़ाने जा, अब 30% बढ़ा देंगे, बाद में कहेंगे अच्छा हम आपको इतनी रियायत दे देंगे। तो उस रियायत से कोई फायदा होगा? 30% आप पहले ही बढ़ा चुके हैं, 10% यदि आप छोड़ देंगे तो कहेंगे हाँ सस्ता राहत दे दी, सिलेंडर सस्ता कर दिया। क्या सस्ता कर दिया? 400 रुपया का होता था, आप 1100-1200 रुपए का देने लगे, और फिर उसके बाद में आपने 100-200 रुपए सस्ते कर दिए और कहा और राहत दे दी। यानी
आपको लूटेंगे, आपको सब कुछ करेंगे और लूटने के बाद उसमें से कुछ आपको वापस कर देंगे और कहेंगे आज सब ये हो गया। अब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, किस बूते बढ़ रहे हैं कि 174 लाख करोड़ का हम कर्ज लाद चुके हैं आप पर, जो आप ही को भुगतना है, और उसके बाद में नेक्स्ट कर्ज की तैयारी। तो इन सारे बोझ आपके सिर पे डालने की पूरी स्थिति। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के मॉडल को अपनाना जरूरी है। न्याय योजना जो थी राहुल गांधी की, उस योजना में यही था कि हम बोझ भी ना डालें और हम राहत भी दे दें। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको अपना जनरेशन बढ़ाना होगा, उन पूंजीपतियों से पैसा बढ़ाना होगा। तो उसके लिए काम करने की जरूरत है, और जब आप वो करेंगे तभी बनेगा। तो इसलिए झूठ की राजनीति के बूते आप नहीं जीत सकते। तो ये जो जीतने का आपका मंत्र है और तमाम गड़बड़ियों का मंत्र है, ये जनता अब समझ चुकी है। तो इसलिए पाठ मत पढ़ाइए, जनता जानती है क्या होना है। जय